हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, आर्थिक जीवन में जो धन दौलत, रहन सहन, खान पान से जुड़ी गतिविधियां हैं वो सब आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। धन से जुड़ी गतिविधियां, जीवन को जीने के जितने तरीके अपनाए जाते हैं सब आर्थिक गतिविधियां हैं। तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, अभ्युदय शब्द अभि उदय, ऊपर उठना, उगना, उन्नति, हमारे भविष्य की उन्नति के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। इन नदियों का, इन पहाड़ों का, इन धातुओं का, इन निधियों का अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन्हें जांचें, परखें, उपयोग करें इनका। तभी हम भविष्य में उन्नति कर सकते हैं, तभी हम विकसित हो सकते हैं। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले खंड पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन जब कुशल शिल्पी, शिल्पी मतलब जो उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं, शिल्प कहते हैं किसी चीज़ को तैयार करना, बनाना, शिल्पकार कहलाता है आदमी। घर को बना रहा है वो भी घर गृह शिल्पकार है, राजमिस्त्री जो होते हैं। लकड़ी का कोई मूर्ति बना रहे, पत्थर की कोई मूर्ति बना रहे, वो शिल्पकार है, शिल्प करते हैं, उसमें रचना करते हैं, तैयार करते हैं। तो कुशल शिल्पी, जानकार अगर कोई कलाकार है, जानने वाला, बनाने वाला है, तो वो छोटे मोटे पत्थरों को भी जब वो काट छांट करके तैयार कर देता है तो वो मोती में, हीरे में परिवर्तित हो जाता है, सुंदरता को बढ़ा देता है, सौंदर्य का प्रतीक बन जाता है। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उन चिलबटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। विंध्य पर्वत का उदाहरण दिया, और दूसरी जगहों का भी उदाहरण ले सकते हैं आप, जिनमें हिमालय पर्वत के आसपास की बात है। और इस धरती में खजाने हैं जो ऐसे तो पड़े धूप में चिलकते रहते हैं, चमकते रहते हैं, और उन चमकते हुए अनगढ़ पत्थरों को जब चतुर कारीगर अपने सौंदर्य बोध से, अपनी समझ से उसको गढ़ता है, रचता है, तो वो उनमें एक नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। कह रहे जो साधारण से पत्थर हैं, जब वो इतने उपयोगी हो सकते हैं तो इस धरती में तो न जाने क्या क्या भरा हुआ है। क्यों नहीं हमें इसे जानना चाहिए, हमें इसे जानना चाहिए। वे अनमोल हो जाते हैं। ऐसे अनगढ़ पत्थर जब गढ़े जाते हैं, अनगढ़ से जब वो गढ़े जाते हैं, अनमोल हो जाते हैं, उनकी साधारण कीमत नहीं रह जाती, बहुत मूल्यवान हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन, मंडन मतलब सुंदरता बढ़ाना, उसके रूप की सुंदरता के लिए और सौंदर्य प्रसाधन, और सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो तमाम प्रकार के प्रसाधन होते हैं, प्रसाधन साधन, ऐसे साधन जैसे क्रीम है, पाउडर है, आजकल चल रहा है, इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पत्थर, धरती की हर चीज़ का ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है। कारण क्योंकि वो सभी उपयोगी हैं, वो सब राष्ट्र की संपदा है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। लेखक इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं 1947 में, 1949 में ये लिख रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश दोनों के बीच में, संक्षेप में वो कहना चाहते हैं सब चीज़ों को समेटते हुए कि पृथ्वी और आकाश दोनों के अंतराल में, बीच में जो कुछ सामग्री भरी हुई है, जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, गहरे सागरों में जो जलचर हैं, जलचर मतलब जल पर चलने वाले,
ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, और रत्न जो भरे हुए हैं, समुद्रों में भी रत्न पाए जाते हैं, उन सब के प्रति, पृथ्वी आकाश के बीच में जो कुछ सामग्री है, सागरों के अंदर जो जीव जंतु और रत्न राशियां हैं, उन सब के प्रति, कहने का मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सब के प्रति चेतना, एक समझ हो, विवेक हो और स्वागत, उनको स्वीकार करने का भाव, नया भाव इस राष्ट्र में फैलना चाहिए, इस राष्ट्र के अंदर गुंजायमान होना चाहिए। जब वो होगा तब ये राष्ट्र अपने पथ पर अग्रसर होगा, विकास का एक नया रास्ता खुलेगा। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ये बात 1949 में भी उपयोगी थी, आज भी है। राष्ट्र के जो नवयुवक, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की ज़्यादातर आबादी युवाओं की है। तो राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में जब उन सब के प्रति जिज्ञासा, जो उन्होंने ऊपर गिना रखा है, धरती के एक एक अंग के प्रति जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा कि नई किरणें जब तक नहीं फूटती, जैसे अंधकार में रोशनी फूट जाए, वैसे ही हमारा ये जो जिज्ञासा के लिए अभी शांत पड़ा हुआ मस्तिष्क है, हृदय है, उसमें रोशनी नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं, और सोए हुए व्यक्तियों से राष्ट्र आगे नहीं बढ़ता है। आगे उपाय भी बतलाया उन्होंने कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर, विज्ञान और यहाँ के जन का जो परिश्रम है, उद्यम है, इनकी जो सोच है, इनकी जो काम करने की क्षमता है, दोनों को मिला करके राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। भौतिक स्वरूप, एक तो राष्ट्र का आध्यात्मिक और मानसिक स्वरूप होता है, जिसमें हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, हृदय निछावर करते हैं, और एक राष्ट्र का भौतिक स्वरूप भी है। भौतिक स्वरूप का मुख्य आधार भूमि है। उस भूमि को जब तक हम नहीं जानेंगे, विज्ञान और लोगों के नई तकनीक, उद्यम, मेहनत दोनों को मिला करके, तब तक राष्ट्र का नया ठाठ, ठाठ क्या होता है आप घर में देखते होंगे, ऊपर जब छप्पर डालनी होती है तो उसका एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो नया ढांचा, नया ठाठ, नया आधार तब तक नहीं खड़ा होगा जब तक कि विज्ञान का सहारा लेकर के और अपने परिश्रम, अपनी बुद्धि विवेक को लगा करके हम प्रयास नहीं करेंगे। ये कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा ही नित्य आगे बढ़ना चाहिए। 3 बातें कहें। कार्य प्रसन्नता से होना चाहिए, दबाव से नहीं। हर जन को ये समझ लेना चाहिए कि ये इसका स्वाभाविक कार्य है, उत्साह से होना चाहिए। वो कार्य जिसमें आनंद नहीं आएगा, वो कार्य सफल नहीं हो सकता। और अथक परिश्रम, निराश मन से कोई बड़ी ऊंची जीत नहीं हासिल की जा सकती। अथक परिश्रम, बिना थके लगातार ये परिश्रम करना है, राष्ट्र निर्माण की भावना से जागृत रहना है। लगातार जब आगे बढ़ते रहेंगे तब हमें ये सफलता मिलेगी, तब हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। रीता रिक्त शब्द से बना है, खाली न रहे। ये लक्ष्य होना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र की जो जिम्मेदारी संभालते हैं उनका ये लक्ष्य होना चाहिए, सभी एक दूसरे को ऐसे प्रेरित करें कि यहाँ का रहने वाला हर व्यक्ति इस कार्य में, इस राष्ट्र निर्माण की भूमिका में पीछे न रहे, उसके हाथ खाली न रहे। वो जो कर सकता है वो इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान करे। तभी मातृभूमि को पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि जो हमारी ये है, माता के समान जो भूमि है, तभी इसमें व्यापक समृद्धि, प्रसन्नदायिनी समृद्धि, उन्नति और इसका जो संपूर्ण रूप मंडन, अगर ये माँ है
तो इसका वास्तविक श्रृंगार, इसकी वास्तविक सुंदरता तभी उभर कर सामने आएगी जब इसका हर बच्चा, हर संतान इसके लिए समर्पित होने, इसके लिए अथक परिश्रम करने को तैयार हो। तो आपने देखा कि भूमि वाले इस अंश में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने बहुत स्पष्ट रूप में आपके समक्ष ये रखा है कि ये भूमि आधार है राष्ट्रीयता का, लेकिन ये आधार तभी बन सकती है जब जन, इस भूमि पर रहने वाले जन, इसके वास्तविक भौतिक स्वरूप को अच्छी तरह समझें। उदाहरण दिए उन्होंने, लेखक ने उदाहरण दिए हैं, उदाहरण देकर समझाया है कि इसके एक एक पत्ते, तिनके, पत्थर, नग, पत्थर के छोटे अनगढ़ टुकड़े, मेघ, सभी को जानना है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अंत में कही उन्होंने इस अंश में कि कोई खाली न रहे, कोई इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से वंचित न रहे, सबका योगदान हो, हर हाथ को काम मिले, हर हाथ इसमें अपना सहयोग करे, तब इस भूमि को सुंदर, जो माँ के समान है, इसका रूप मंडन किया जा सकता है, इसे सुंदर बनाया जा सकता है, और तभी राष्ट्र निर्माण का वास्तविक आधार भी तैयार हो सकता है, और तभी राष्ट्र अपने वास्तविक स्वरूप को पा सकता है। तो प्रिय छात्रों, आपने राष्ट्र का स्वरूप निबंध के भूमि अंश को ठीक से पढ़ा है। आगे हम अगले अंश जन की ओर चलेंगे और उसकी भी इसी तरह से विस्तृत व्याख्या करेंगे, और उसके बाद फिर संस्कृति, और फिर अंत में इससे जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर भी किस प्रकार से हल किए जाने हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।